तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रीजनरेशन बाय हेनरी वॉन। तो चलिए हमारी पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारी पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो हेनरी वॉन, इनका जो जन्म है वो 17 अप्रैल 1621 ब्रैकनॉकशायर वेल्स में हुआ था। दोस्तों वो एक वेल्श मेटाफिजिकल पोएट, ऑथर और ट्रांसलेटर थे जो कि इंग्लिश में लिखते थे और साथ ही साथ वो एक मेडिकल फिजिशियन भी थे। दोस्तों उनकी पोएम में जो है वो अक्सर रिलीजन, नेचर, स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमन लाइफ की मिस्ट्रीज पर फोकस होता था। उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे कि द रिट्रीट, द वर्ल्ड, माई सोल, द वाटरफॉल, द कॉल एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी जो डेथ है वो 23 अप्रैल 1695 ब्रैकनॉकशायर वेल्स में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारी इस पोएम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों अगर बात की जाए इस पोएम के बारे में तो ये जो पोएम है वो हमारे पोएट के कलेक्शन सिलेक्स सिंटिलेंस द स्पार्क ऑफ फ्लिंट, इसमें जो है वो 1655 में पब्लिश हुई थी। तो दोस्तों ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमने हमारी पोएम के बारे में जाने। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोएम का थीम क्या है, यानी कि इस पोएम में हमें क्या मैसेज देने की कोशिश की है वो भी हम जो है वो थोड़ा ब्रीफ में समझ लेंगे ताकि आपको इस पोएम के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए इस पोएम के बारे में तो ये जो पोएम है वो एक इंसान के अंदर की यात्रा के बारे में है। यहाँ पर हमारे पोएट बताते हैं कि कैसे वो अपनी ज़िंदगी के दुख, पाप और गलतियों से भरी दुनिया से दूर निकलकर एक ऐसे रास्ते पर चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें शांति, खुशी और भगवान की सच्चाई मिलती है। पोएम में जो है वो प्रकृति का जिक्र किया गया है जैसे कि पेड़ है, फूल, हवा, फाउंटेन। तो इन सब के द्वारा जो है वो हमारे पोएट अपने मन के बदलते जज्बात और एक्सपीरियंसेस को दिखाते हैं। कभी तो वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, कभी वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, कभी नई रोशनी और खुशी का एहसास भी उन्हें होता है। आखिर में हमारे पोएट जो है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके अंदर की बुरी चीज़ें मिटा दे और उन्हें एक नई पवित्र जिंदगी दे दे। पोएम का पूरा सफ़र अंधकार से रोशनी, पाप से पवित्रता और दुखी मन से शांति तक का सफ़र है। तो दोस्तों यही है आज की हमारी इस पोएम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। अब इसी के साथ हम इस पोएम में आगे बढ़ेंगे और इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इसे अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे इस पोएम की शुरुआती लाइन है अ वर्ड एंड स्टिल इन बॉन्ड्स वन डे आई स्टोल अब्रॉड। दोस्तों यहाँ पर हमारे पोएट कह रहे हैं कि एक दिन जब वो अब भी किसी तरह के बंधन में, यानी कि किसी तरह की जिम्मेदारियों में, पापों के बोझ में थे, तब उन्होंने थोड़ी सी आज़ादी लेने के लिए बाहर निकलने का फैसला किया। दोस्तों यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है वॉर्ड, उसका मतलब है कि वो अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे दौर में थे जहाँ पर उन पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे। ये जो रिस्ट्रिक्शन पाप हो सकती है, कोई गलतियाँ हो सकती है, या फिर जो उनके मन में दुनिया की चिंताएं थी वो हो सकती है। और स्टिल इन बॉन्ड्स इसका मतलब है कि अभी तक वो पूरी तरह से आज़ाद नहीं थे, यानी कि अभी भी वो उस बंधन में थे। फिर भी उन्होंने जो है वो कुछ वक्त के लिए दुनिया के रंग ढंग देखने के लिए, कुछ नई चीज़ें महसूस करने के लिए बाहर का रुख देखने का फैसला किया। यानी कि दोस्तों ये लाइन दिखाती है कि इंसान कभी कभी अपनी बंधन भरी जिंदगी से कुछ पल के लिए दूर निकलना चाहता है, शायद अपनी गलतियों को समझने के लिए या फिर अपने आप को ढूंढने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी पहली लाइन में बताया गया है। देन इसके बाद है इट वॉज हाई स्प्रिंग एंड ऑल द वे प्राइम रोस्ट एंड हंग विथ शेड। यानी कि यहाँ पर हमारे पोएट कह रहे हैं कि जब वो बाहर निकले तो उस समय बहुत ही खूबसूरत मौसम था, यानी कि स्प्रिंग का मौसम था। स्प्रिंग किसे कहते हैं तो वसंत ऋतु को कहते हैं। यानी कि जब वो बाहर निकले अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, यानी कि डिवाइन प्रेजेंस पाने के लिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने के लिए, तब उन्होंने देखा कि बाहर स्प्रिंग का मौसम है, वसंत का ऋतु चल रहा है। ये मौसम कैसा होता है तो यहाँ पर जो है वो ये मौसम ऐसा होता है जब सब कुछ नया और हरियाली से भरा होता है। यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है हाई स्प्रिंग। दोस्तों हाई स्प्रिंग का मतलब है वसंत का वो वक्त जब फूल और पेड़ पौधे अपनी पूरी शान पर होते हैं, यानी कि वो अपनी पूरी पूरी ब्यूटी में होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद क्या है कि प्राइम रोज्ड एंड हंग विथ शेड। दोस्तों इसका मतलब है कि रास्ता जहाँ से वो जा रहे थे, हमारे पोएट जा रहे थे जहाँ से, वहाँ पर प्राइम रोज नाम के फूल खिले हुए थे और पेड़ों की छाया से रास्ता जो है वो पूरा ढका हुआ था। यानी कि जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर, फूलों से भरा हुआ और थोड़ी ठंडी छाया वाला था। यानी कि समझने के लिए अगर आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पर हमारे पोएट बता रहे हैं कि उस दिन का जो मौसम है वो और रास्ता है वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा सुहावने और शांतिपूर्ण थे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे जब
उन्होंने अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए बाहर जाने का फ़ैसला किया। यानी कि प्रकृति अपनी पूरी खूबसूरती में थी, पूरी शान में थी और ये उनके मन को शांत और खुश कर रहा था, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों इसके बाद है येट वॉज इट फ्रॉस्ट विद इन एंड सर्ली वाइंड्स ब्लास्टेड माई इन्फेंट बर्ड्स एंड सिन लाइक क्लाउड्स एक्लिप्स्ड माई माइंड। यानी कि यहाँ पर हमारे पोइट बता रहे हैं कि अंदर से उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा ठंड और कठोरता थी। यानी कि उनके मन में क्या थी, तो ठंड थी, यानी कि उनके मन में एक तरीके से कोल्डनेस थी, रूखापन था और बहुत ज़्यादा कठोरता थी। देन है फ्रॉस्ट विद इन। दोस्तों फ्रॉस्ट विद इन का मतलब है कि उनके मन में थोड़ी सी कठिनाई थी, उदासी थी या फिर गलत सोच थी। सरली वाइंड्स ब्लास्टेड माई इन्फेंट बर्ड्स, इस लाइन का मतलब है कि उनके शुरुआती साफ और मासूम विचार जो बचपन में हुआ करते थे, उनका क्या हुआ, तो कठिनाइयों और पापों ने उन्हें क्या कर दिया, तो बर्बाद कर दिया। जैसे कि ठंडी हवा फूलों की जो नई कलियां होती है उसको तोड़ देती है, उस तरीके से। यानी कि यहाँ पर जो है वो बहुत ही एक डीप बात कही गई है कि जैसे मैं छोटा था, यानी कि जैसे मैं बचपन में था, तब क्या हुआ था, तो मेरे विचार जो थे, यानी कि मेरी सोचने का जो तरीका था, मेरे जो विचार थे वो बहुत ही ज़्यादा मासूम थे, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट थे। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स आए, बहुत सारी कठिनाइयाँ आई और मैंने जो है वो बहुत सारे पाप भी किए हैं। और मुझे ऐसा फील होता है कि इन सारी चीज़ों ने जो है वो मेरा ये जो जवानी का दौर है या फिर अब जो मैं जैसा जी रहा हूँ उस लाइफ को मुझे, यानी कि मैंने जो है वो बर्बाद कर दिया है। और उसके कंपैरिजन में मेरी बचपन वाली जो लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा मासूमियत से भरी हुई थी। और फिर हमारे पोएट जो है वो आगे कहते हैं कि उनके मन को जो है वो पाप ने ढक दिया है। सिन लाइक क्लाउड्स एक्लिप्स्ड माई माइंड, इसका मतलब है कि जैसे बादल सूरज की रोशनी को छुपा देते हैं, वैसे ही पाप और गलत काम उनके मन की मासूमियत और साफ सोच को भी उन्होंने क्या किया है, तो छुपा दिया है। यानी कि उनके जो गलत काम है, उन्होंने जो लाइफ में जो भी कोई गलत काम किया है, तो उनको जो है वो मतलब कि उनकी मासूमियत ने जो है वो उस गलत काम ने जो है वो उनकी मासूमियत को छुपा दिया है पूरी तरीके से। यानी कि सिंपल भाषा में यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर हमारे पोइट ये कह रहे हैं कि बचपन के मासूम और साफ विचार पाप और गलत काम से खराब हो चुके हैं और उनके अंदर एक ठंडी और उदासी वाली फीलिंग आ चुकी है, जिससे वो अपनी असली मासूमियत और खुशी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके से इन कुछ लाइंस में यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों इसी के साथ आई थिंक हमारा ये जो पहला स्टैंजा है वो कंप्लीट होता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इसके बाद है Stormed thus, I straight perceived my spring mere stage and show। दोस्तों यहाँ पर हमारे पोएट कह रहे हैं कि जब उनके अंदर का फ्रॉस्ट और बादल उन पर आया। दोस्तों यहाँ पर फ्रॉस्ट और ये जो बादल है, यानी कि ये जो मतलब कि यहाँ पर स्टॉर्म इस वर्ड का यूज़ हुआ है और स्प्रिंग इस वर्ड का यूज़ हुआ है। फ्रॉस्ट और बादल इसका मतलब है ये किस चीज़ को डिनोट करते हैं, तो पाप और कठिनाइयों को डिनोट करते हैं। यानी कि जब उन्होंने ये महसूस किया तब उन्हें जो है वो तुरंत ये महसूस हुआ कि जो खुशी, जो मासूमियत और ज़िंदगी का रंग उन्होंने बचपन में महसूस किया था, जो उनका स्प्रिंग था, यानी उनका जो मासूमियत का और नई शुरुआत का दौर था, वो असल में बस एक नाटक और दिखावा था। यानी कि यहाँ पर बताया गया है स्टेज एंड शो, यानी कि वो क्या था, तो सिर्फ नाटक और दिखावा था। यानी कि यहाँ पर जो है वो हमारे पोएट को एहसास हुआ कि बचपन का वो सुख और मासूमियत जो बाहर से और भी मतलब कि शुरुआत में इतनी खुशनुमा लगती है, बाहर से जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, अंदर से पूरी तरीके से नकली है, यानी कि असली नहीं है। जैसे कि यानी कि ये कैसी है, तो जैसे कोई खेल या फिर रंगमंच पर किया गया ड्रामा हो जो सब कुछ मतलब कि नकली होता है, उस तरीके से। यानी कि दिखता तो सुंदर और खुशनुमा है, लेकिन असल में वो सिर्फ एक रूप होता है, असली ज़िंदगी का सच नहीं होता। यानी कि यहाँ पर हमारे पोइट बता रहे हैं कि जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे और पाप और मुश्किल की ज़िंदगी का सामना कर रहे थे, उन्होंने समझा कि बचपन का मासूम सुख सिर्फ एक दिखावा है। असली ज़िंदगी के लिए जो है वो अब और तैयार हमें रहना होगा। यानी कि इससे ज़्यादा कठिनाइयाँ हमारी लाइफ में आने वाली है, यानी कि इससे भी ज़्यादा पाप हमारे हाथ से होने वाले हैं और इससे भी ज़्यादा हम जो है वो हमारी मासूमियत खोने वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है माई वॉक अ मॉन्स्ट्रस माउंटेन थिंग रफ कास्ट विथ रॉक्स एंड स्नो। यानी कि यहाँ पर हमारे पोएट बता रहे हैं कि उनका जीवन का जो सफ़र है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और भारी हो चुका है। मॉन्स्ट्रस माउंटेन थिंग, इसका मतलब है कि उनका जो रास्ता है, उनकी जो ज़िंदगी का रास्ता है, वो एक बड़े और ख़तरनाक पहाड़ जैसा हो चुका है, जिसमें चढ़ाई उतनी ही कठिन है जितना कि पहाड़ों पर चलना। देन इसके बाद क्या लाइन है कि रफ कास्ट विथ रॉक्स एंड स्नो। दोस्तों इसका मतलब है कि रास्ता पत्थर और बर्फ़ से भरा हुआ
हुआ है, मतलब कि हर कदम पर मुश्किल और रुकावट है। जैसे कि पहाड़ पर चलना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा मतलब कि मुश्किल होता है, वैसे ही हमारी जो पोएट की ज़िंदगी है वो भी अब मुश्किलों से और कठिनाइयों से भर चुकी है। यानी कि ओवरऑल यहाँ पर हमारे पोएट अपनी ज़िंदगी की कठिनाइयों और चैलेंजेस के कठिन बर्फ से ढके हुए पहाड़ के रूप में हमें दिखाते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारे जो पोएट है वो अपनी ज़िंदगी की कठिनाइयों को और चैलेंजेस को एक कठिन और बर्फ से ढके हुए पहाड़ के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। यानी कि पहले बचपन की मासूमियत और खुशी के दिन ख़त्म हो चुके थे और अब उनका जो सफ़र है वो और भी ज़्यादा मुश्किल और कठिनाइयों से और रुकावट से भर चुका है। यानी कि उनके लाइफ में जो है वो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आती जा रही है, तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है एंड एज अ पिलग्रिम्स आई फार फ्रॉम रिलीफ। यानी कि यहाँ पर हमारे पोइट कह रहे हैं कि जैसे एक मुसाफिर की नज़र दूर तक देखती है। यानी कि एक मुसाफिर जो होता है, जहाँ पर यहाँ पर जो है वो मतलब कि पिलग्रिम करके जो है वो मेंशन किया गया है। पिलग्रिम का मतलब होता है मुसाफिर, सफ़र करने वाला। यानी कि यहाँ पर हमारे पोइट कह रहे हैं कि जैसे एक मुसाफिर की नज़र दूर तक चीज़ों को देखती है लेकिन उसे कोई सहारा या फिर राहत नहीं नज़र आती, वैसे ही मेरे साथ हो रहा है। यानी कि मेरा मन भी अब ऐसे ही कुछ महसूस कर रहा है। यानी कि हमारे पोइट को ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी के कठिन सफ़र पर, यानी कि वो एक ज़िंदगी के कठिन सफ़र पर चल रहे हैं और जितना भी आगे वो देखते जा रहे हैं, कोई इंसान, कोई रास्ता, कोई सुकून का पल, यानी कि कोई आसान रास्ता उन्हें कोई नज़र ही नहीं आता। यानी कि किसी की हेल्प मिलना उन्हें जो है वो पॉसिबल इस रास्ते पर नहीं लग रहा है। फार फ्रॉम रिलीफ का मतलब है कि अभी तक कोई राहत नहीं मिली है, कोई सुकून नहीं मिला है या फिर कोई मुश्किलों से छुटकारा नहीं मिला है। यानी कि यहाँ पर हमारे पोइट जो है वो ज़िंदगी के मुश्किल और रुकावट भरे सफ़र को एक मुसाफिर के नज़रिए से देखते हैं, जो थक कर दूर तक देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्हें कोई सहारा या फिर उन्हें कोई हेल्प या फिर उन्हें कोई सुकून नहीं मिला है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि कैसे उनकी हालत जो है वो सफ़र पे चल रहे एक मुसाफिर की तरह हो गई है जिसे किसी की हेल्प नहीं मिल रही है। तो आई थिंक आपको ये लाइन अच्छे से समझ आ चुकी होगी। देन इसके बाद हमारे स्टांजा की कुछ लास्ट लाइंस है। मेजर्स द मेलांकली स्काई देन ड्रॉप्स एंड रेन्स फॉर ग्रीफ। दोस्तों यहाँ पर हमारे पोइट कह रहे हैं कि जैसे आसमान उदास हो जाता है और बादल भी आंसू गिराते हैं, वैसे ही उनकी ज़िंदगी भी दुख और उदासी से पूरी तरीके से भर चुकी है। यहाँ पर एक लाइन है मेजर्स द मेलांकली स्काई। इसका मतलब है कि आसमान जो है वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उदास है, जैसे कि हर चीज़ उदासी से भर चुकी हो। देन ड्रॉप्स एंड रेन्स फॉर ग्रीफ, इसका मतलब है कि जैसे बादल दुख के आंसू बरसाते हैं, वैसे ही हमारे पोइट का मन भी दुख के साथ पूरी तरीके से भर चुका है। यानी कि यहाँ पर हमारे पोइट अपने दुख और उदासी को प्रकृति के रूप में दिखाते हैं, जैसे कि आसमान भी उनके दुख को महसूस कर रहा हो और आंसू बरसा रहा हो। इससे हमें यह समझ आता है कि हमारे जो पोइट का मन है वो अब पूरी तरीके से उदास हो चुका है और दुख से भर चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद हमारा थर्ड स्टैंजा है सो साइड आई अपवर्ड्स स्टिल एट लास्ट ट्विक्स्ट स्टेप्स एंड फॉल्स। दोस्तों यहाँ पर हमारे पोएट कह रहे हैं कि उन्होंने लगातार ऊपर की तरफ सांस भरी, यानी कि प्रेयर्स की, आस लगाई और अपनी मुश्किलों को पार करने की उन्होंने पूरी कोशिश की। साइड आई अपवर्ड्स स्टिल, इसका मतलब है कि उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके, कभी रुक कर, कभी चल के ऊपर चढ़ते गए वो, यानी कि अपनी ज़िंदगी में ऊपर जाने की उन्होंने पूरी पूरी कोशिश की है और अपने ज़िंदगी के दुख और पाप से निकलने की भी उन्होंने जो है वो हमेशा कोशिश की है। देन इसके बाद की लाइन क्या है, तो ट्विक्स्ट स्टेप्स एंड फॉल्स, इसका मतलब है कि रास्ते में चलने के बीच में वो कभी कदम बढ़ाते थे तो कभी गिरते भी थे। यानी कि ज़िंदगी के सफ़र में ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा सफलता ही मिलती है, कभी कभी आसान कदम भी आते हैं, कभी कभी मुश्किल कदम और गिरने वाले मोमेंट्स भी आपके लाइफ में आते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में यहाँ पर हमारे पोइट बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कठिन सफ़र पर हर मुश्किलों का सामना करते हुए ऊपर उठने की कोशिश की है, लेकिन रास्ते में कभी गिरना भी हुआ तो कभी चलना भी हुआ। ये लाइन जो है वो उनकी मेहनत और हिम्मत को दिखाती है जो वो अपने स्पिरिचुअल या फिर ज़िंदगी के सफ़र में लगा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है आई रीच द पिनाकल वेयर प्लेस्ड आई फाउंड अ पेयर ऑफ स्केल्स। यानी कि यहाँ पर हमारे पोइट कह रहे हैं कि उन्होंने मुश्किल सफ़र के बाद सबसे ऊपर तक जो है वो मतलब कि जाने की हिम्मत दिखाई। यानी कि बेसिकली वो जो है वो मतलब कि मुश्किल सफ़र के बाद सबसे ऊपर की जगह तक पहुँच गए। हमारे पोइट जो है वो मतलब कि सबसे ऊपर पहुँच गए। पिनाकल यूज़ हुआ है, पिनाकल का मतलब होता है सबसे ऊंचा पॉइंट, जैसे पहाड़ का शिखर होता है, पहाड़ की चोटी होती है, तो वहाँ पर हमारे पोइट पहुँच चुके थे। वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, तो वहाँ पर उन्होंने अ पेयर ऑफ स्केल्स देखी। इसका मतलब है तराजू।
पेयर ऑफ स्केल्स का मतलब होता है तराजू, जो चीज़ों को तोलता है ना उसे हम तराजू कहते हैं। यानी कि कवि का मतलब है कि जब वो अपनी ज़िंदगी के ऊपर के दौर या फिर स्पिरिचुअल सफ़र के शिखर पर पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि उनके सामने हर चीज़ का तुलना या फिर हिसाब हो रहा है। जैसे कि उनके अच्छे और बुरे काम का हो सकता है, पाप और मासूमियत का हो सकता है, या फिर दुनिया के सच और झूठ का हो सकता है। यानी कि यहाँ पर हमारे पोएट बता रहे हैं कि मुश्किल सफ़र के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े पॉइंट तक पहुंचकर समझा कि अब से जो है वो हर चीज़ की तुलना और हिसाब शुरू होता है। यानी कि यहाँ तक तो हमें ज़िंदगी बहुत ही आसान लगी थी, लेकिन असली ज़िंदगी तो यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि आपके अच्छे काम, आपके बुरे काम, आपकी पाप, आपकी जो पुण्य है, वो सारी चीज़ें अब तोली जाएगी। यानी कि उनका लेखा जोखा जो है वो अब मतलब कि कौन करेगा, तो गॉड करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर बताया गया है, आई टुक दैम अप एंड लेट इन दाई वन लेट पेन्स। दोस्तों यहाँ पर हमारे पोइट कह रहे हैं कि उन्होंने तराजू उठाया और उसमें अपनी पुरानी तकलीफ़ें, यानी कि यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है लेट पेन्स, वो उन्होंने जो है वो तराजू में डाल दी। दोस्तों लेट पेन्स का मतलब होता है जो दुख, जो परेशानियाँ या फिर जो गलतियाँ उन्होंने पहले झेली थी, उन सबको क्या किया हमारे पोइट ने, तो एक तरफ जो है वो एक पलड़े में उन्होंने डाल दिया। यानी कि कभी अपनी ज़िंदगी के पुराने दुख और पाप को एक तरफ रख कर उन्हें तोलना शुरू करते हैं, जैसे कि किसी हम चीज़ का वज़न करते हैं तराजू में डालकर, उस तरीके से। दोस्तों ये जो लाइन है वो दिखाती है कि वो अपनी गलतियों और दुख को समझकर उन्हें इवैल्यूएट करना शुरू करते हैं, ताकि उनका मन शांत हो जाए और वो आगे बढ़ सके अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि ये सारी चीज़ें देखकर वो एक जगह थमे हुए हैं, रुके हुए हैं, वो खुद को समझने की कोशिश करना चाहते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारे पोएट अपनी पुरानी तकलीफ़ों को एक तरफ तराजू में रख कर उनका हिसाब करते हैं, जैसे हम अपनी ज़िंदगी के बुरे पलों का वज़न तोलते हैं, ताकि असली सुधार आ सके हमारी लाइफ में या फिर हमें शांति मिल सके। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों इसके बाद हमारी इस स्टांजा की आखिरी कुछ लाइंस आती है, द अदर स्मोक एंड प्लेजर्स वेट बट प्रूव द हैवियर ग्रेन्स। यानी कि यहाँ पर हमारे पोएट कह रहे हैं कि तराजू के दूसरे पहलू में, यानी कि जो दूसरा पलड़ा होता है तराजू का, उन्होंने उसमें क्या रखा, तो उन्होंने जो है वो दुनिया के सुख रख दिए, मज़े रख दिए और लालच को, यानी कि लालच को रख दिया बेसिकली। स्मोक एंड प्लेजर्स का मतलब है हवा जैसे चंचल सुख, यानी कि टेम्परी या फिर झूठे सुख जो असली खुशी आपको कभी भी नहीं दे सकते। तो आप समझिए कि हमारे पोएट के पास एक तराजू था, एक तरफ उन्होंने अपने जो है वो पास्ट के जो दुख है, जो तकलीफ़ें हैं, जो स्ट्रगल्स है, जो उन्होंने सहन किया है, उनको रखा, और एक तरफ क्या रखा, तो दुनिया के जो सुख है, जो मज़ा है, यानी कि जो लालच है, ये सारी चीज़ें उन्होंने रखी। लेकिन जब तराजू में उन्होंने तोल कर देखा, तो ये सारी जो असली दुख है और जो पाप है, उनके मुकाबले हल्का निकला। यानी कि प्रूव द हैवियर ग्रेन्स। इसका मतलब है कि उनके जो पुराने दुख और तकलीफ़ें थी, वो उनके सुख और मज़े से ज़्यादा भारी और इम्पॉर्टेंट थी। यानी कि असली महत्व और वज़न दुख और गलतियों का था, और दुनिया के सुख बस थोड़ी देर के लिए होते हैं। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। यानी कि हमारे पोएट दिखाते हैं कि जब वो अपनी ज़िंदगी के बुरे और अच्छे पल तोलते हैं, तो उन्हें समझ आता है कि असली ज़िंदगी के दुख और पाप ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और बस छोटे मोटे सुख सिर्फ हल्के और टेम्पररी होते हैं। यानी कि वो हमेशा जो है वो हमारे साथ नहीं टिक सकते हैं, लेकिन ये जो दुख है वो बहुत ज़्यादा भारी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। इसी के साथ हमारा थर्ड स्टैंजा ख़त्म होता है। हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट स्टैंजा की ओर। देन इसके बाद है, विद दैट सम क्राइड अवे स्ट्रेट आई ओबेड एंड लेड फुलेस्ट अफेयर फ्रेश फील्ड कुड स्पाई। यानी कि यहाँ पर हमारे पोएट कह रहे हैं कि जैसे ही तराजू का हिसाब हो गया, कुछ आवाज़ें उनसे बोली कि चलो यहाँ से आगे बढ़ो। सम क्राइड अवे, इसका मतलब है कि किसी ने कहा, या फिर उनके मन के अंदर, यानी कि उनके मन के अंदर की आवाज़ ने उनसे आगे बढ़ने के लिए जो है वो मतलब कि कहा। और कवि ने क्या किया कि हमारे पोएट ने जो है वो तुरंत ही उन आवाज़ों की बातों को मान लिया। स्ट्रेट आई ओबेड, इसका मतलब है कि वो सीधा उन आदेशों का पालन कर लेते हैं। फिर वो अपने सफ़र में जो है वो ईस्ट की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर यूज़ हुआ है ना एक वर्ड, फुल ईस्ट, अ फ्रेश फेयर फील्ड कुड स्पाई। अब ये जो सेंटेंस है उसमें क्या बताया गया है कि हमारे जो पोएट है वो ईस्ट की तरफ चले जाते हैं और वहाँ एक सुंदर नया और ताज़ा खेत देख सकते हैं। यानी कि फेयर फ्रेश फील्ड, यानी कि ताज़ा खेत वो देख सकते हैं। मतलब वहाँ जो है वो नए सुख है, शांति है और स्पिरिचुअल शुद्धि का अनुभव भी उन्हें मिलता है। यानी कि ओवरऑल यहाँ पर हमारे पोएट बता रहे हैं कि जब उन्होंने अपनी पुरानी गलतियों और दुख का हिसाब तराजू में तोल लिया, तो उनके मन में जो है वो, या फिर किसी आवाज़ ने उनसे जो है वो आगे बढ़ने को कहा। वो सीधा आगे बढ़कर एक नई सुंदर और शांत जगह देख पाते हैं, जहाँ से उनकी नई शुरुआत होगी और उन्हें जो है वो मतलब कि स्पिरिचुअल सुख भी मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है,
Some called it Jacob's bed, a virgin soil which no rude feet e'er trod. दोस्तों यहाँ पर हमारे पोइट कह रहे हैं कि उस सुंदर नई जगह को कुछ लोग जो है वो जैकब्स बेड कहते हैं, यानी कि अभी अभी जो हमारे पोइट ने जो है वो नई जगह देखी है, जो खेत देखा है बहुत ही ज़्यादा अच्छा, तो उसको लोग क्या कहते हैं, तो जैकब्स बेड कहते हैं। इसका मतलब है कि एक पवित्र जगह, जैसे कि बाइबल में जैकब का जो पलंग था, जैकब का जो बेड था, वो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध और पवित्र स्थान था। तो उस तरीके से जो है वो इस चीज़ को यहाँ पर कंपेयर किया गया है। वर्जिन सॉइल विच नो रूड फीट एयर ट्रॉड, इसका मतलब है कि ये जो ज़मीन है, वहाँ की जो उस खेत की ज़मीन है वो बिल्कुल नई है, जहाँ पहले भी कोई भी जो है वो मतलब कि किसी भी तरीके के गलत कदम नहीं पड़े हैं। यानी कि ये जो जगह है वो अब तक शुद्ध है और मासूमियत से भरी हुई है। यानी कि यहाँ पर हमारे पोइट बता रहे हैं कि उन्होंने जो नई और शांत पवित्र जगह देखी वो एकदम नई है और शुद्ध है, जैसे कि अब तक किसी ने भी इस पर जो है वो अपनी गलत या फिर अश्लील चीज़ें नहीं की हो। ये जो जगह है वो उनके लिए एक नई शुरुआत और स्पिरिचुअल सफ़र का सिंबल है, जहां वो अपने पाप और दुख से दूर निकल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इस स्टैंजा की हमारी लास्ट 2 लाइन्स है, वेयर सिंस इज स्टेप देयर ओनली गो प्रॉफिट्स एंड फ्रेंड्स ऑफ गॉड्स। यानी कि यहाँ पर हमारे पोइट कह रहे हैं कि इस पवित्र जगह पर जो जैकब्स बेड कहलाता है, अब तक जो है वो यहाँ पर सिर्फ वही लोग कदम रखते हैं जो सच में पवित्र है। प्रॉफिट्स एंड फ्रेंड्स ऑफ गॉड, इसका मतलब है कि भविष्यवाणी करने वाले लोग, यानी कि जिन्हें हम प्रॉफिट्स कहते हैं, तो वो कौन होते हैं, भविष्यवाणी करने वाले लोग। और जो लोग भगवान के सच्चे दोस्त हैं, यानी कि सच्चाई और धार्मिकता से भरे हुए लोग। यानी कि ये जगह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पाप से दूर है और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी धर्म और शुद्धता के रास्ते पर बिताई है। कोई भी अश्लील या फिर बुराई करने वाला इंसान इस जगह पर नहीं जा सकता। यानी कि यहाँ पर हमारे पोइट बता रहे हैं कि जो नई पवित्र और शुद्ध जगह उन्होंने देखी, वहाँ सिर्फ सच्चे धार्मिक और भगवान के दोस्त लोग ही जा सकते हैं। ये जगह उनके लिए एक स्पिरिचुअल उड़ान या फिर शुद्धता का सिंबल है, जहाँ वो अपने पाप और दुख से दूर हो सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला स्टैंजा आता है, Here I reposed, but scarce well set, a grove descried of stately height, whose branches met and mixed on every side. दोस्तों यहाँ पर हमारे पोइट कह रहे हैं कि उस पवित्र जगह पर उन्होंने थोड़ी देर आराम किया। Here I reposed, but scarce well set, इसका मतलब है कि जैसे ही वो आराम से बैठे ही थे या फिर थोड़ा सुकून महसूस ही कर रहे थे कि उनकी नज़र जो है वो एक सुंदर जगह पर पड़ती है। और वो जगह कैसी है, तो उन्होंने देखा कि एक बड़े और खूबसूरत पेड़ों का जंगल है। अ ग्रोव ऑफ स्टेटली हाइट, इसका मतलब है कि बड़े और शानदार पेड़ों का एक झुंड है। इन पेड़ों की शाखाएं इतनी लंबी और मिलती जुलती है कि हर तरफ से एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कि मिक्स्ड है, यानी कि जुड़ी हुई है। यानी कि जो सेंटेंस है ना हमारा लास्ट वाला, हुज ब्रांचेज मेट एंड मिक्स्ड ऑन एवरी साइड, तो उसका यही मतलब है कि इन पेड़ों की जो शाखाएं हैं, इन पेड़ों की जो ब्रांचेज है, वो इतनी ज़्यादा लंबी और मिलती जुलती है कि हर तरफ एक दूसरे से जुड़ चुकी है। यानी कि यहाँ पर हमारे पोइट बता रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने नई और पवित्र जगह पर थोड़ा आराम किया, उनकी नज़र एक सुंदर और घने जंगल पर पड़ती है, जहाँ पेड़ इतने बड़े और खूबसूरत है कि उनकी शाखाएं हर तरफ से मिल चुकी है। दोस्तों ये जो लाइन है वो हमारे पोइट के स्पिरिचुअल सफ़र में और भी ज़्यादा गहराई और शुद्धता ऐड कर रही है। तो आई होप आपको इन कुछ लाइन्स का मतलब समझ चुका होगा। देन इसके बाद हमारे स्टांजा की आखिरी कुछ लाइन्स है, आई एंटर्ड एंड वन सीन अमेज्ड टू सी इट, फाउंड ऑल वॉज चेंज एंड अ न्यू स्प्रिंग डिड ऑल माई सेंसेस ग्रीट। दोस्तों इसका मतलब है, यहाँ पर हमारे पोइट कह रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने उस घने और सुंदर जंगल में कदम रखा, ग्रोव जो वर्ड यूज़ हुआ है, ग्रोव का मतलब होता है जंगल, यानी कि जैसे ही हमारे पोइट ने उस घने और सुंदर जंगल में कदम रखा, आई एंटर्ड एंड वन सीन, वो हैरान रह गए देख कर कि वहाँ पर सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ चेंज हो चुका है। फाउंड ऑल वॉज चेंज एंड अ न्यू स्प्रिंग डिड ऑल माई सेंसेस ग्रीट, इसका मतलब है कि जंगल में जो भी चीज़ थी सब नई और ताज़ा लग रही थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही थी। हर चीज़ उनके लिए एक नई शुरुआत जैसी थी, यानी कि न्यू स्प्रिंग का एहसास उन्हें करवा रही थी। और उनके जो सारे सेंसेस थे, यानी कि जितनी भी उनकी इंद्रियां थी, वो खुश और ताजगी उन्हें मिल रही थी। यानी कि जैसे आंखों को सुंदरता दिख रही हो, नाक को फूलों की खुशबू मिल रही थी और मन को शांति मिल रही थी। यानी कि बेसिकली यहाँ पर हमारे पोइट बता रहे हैं कि जैसे ही वो नई पवित्र और घनी जगह में गए, उन्होंने देखा कि सब कुछ नया और सुंदर हो चुका है। ये जो जगह है वो उनके लिए नई शुरुआत और ताजगी का एहसास ला रही थी, जो कि उनके सारे सेंसेस और मन को बहुत ही ज़्यादा खुशी और शांति से भर रही थी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे स्टैंजा में बताया गया है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले स्टैंजा की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला स्टैंजा है,
द अनथ्रिफ्ट सन शॉट वाइटल गोल्ड 1,000 पीसेस। यानी कि यहाँ पर हमारे पोएट कह रहे हैं कि सूरज अपनी रोशनी और गर्मी बड़े उदारता से यानी कि बड़े ही खुले मन से दे रहा था। अनथ्रिफ्ट सन का मतलब है कि सूरज अपनी रोशनी और ऊर्जा को बचत के बिना यानी कि बिना बचाए पूरे दम के साथ जो है वो मतलब कि लोगों पर बरसा रहा था। शॉट वाइटल गोल्ड 1,000 पीसेस, इसका मतलब है कि सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा तेज़ और सुंदर थी कि वो बिल्कुल सोने जैसे चमक रही थी और हर जगह फैल रही थी, जैसे कि हज़ारों छोटे छोटे सोने के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए हो उस तरीके से। यानी कि यहाँ पर हमारे पोएट बता रहे हैं कि सूरज की रोशनी पूरी तरह से बड़े उदारता से जंगल पर पड़ रही थी और उसकी रोशनी इतनी सुंदर और तेज़ थी कि जैसे सब जगह पर सोने के टुकड़े बिखर चुके हो। ये जो लाइन है वो उनके स्पिरिचुअल सफ़र में प्रकृति की शक्ति और ताजगी को दिखाती है। तो आई होप आपको ये जो 2 लाइन्स है वो अच्छे से समझ आ चुकी होगी। दोस्तों इसके बाद है एंड हेवन इट्स अज्योर डिड अनफोल्ड चेकर्ड विथ स्नोई फ्लेसेस। दोस्तों यहाँ पर हमारे पोएट कह रहे हैं कि आसमान अपनी खूबसूरत नीली रोशनी दिखा रहा था। यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है अज्योर, अज्योर का क्या मतलब होता है? अज्योर का मतलब होता है नीला रंग, यानी कि जो नीला होता है उसे हम अज्योर कहते हैं। हेवन इट्स अज्योर डिड अनफोल्ड, इसका मतलब है कि आसमान खुला और साफ नीला लग रहा था। चेकर्ड विथ स्नोई फ्लेसेस, इसका मतलब है कि उस नीले आसमान में सफ़ेद बादल इधर उधर बिखर रहे थे, जैसे कि किसी कपड़े पर अच्छा सा सुंदर सा पैटर्न बना हो। दोस्तों यहाँ पर जो स्नोई फ्लीस, फ्लीस का क्या मतलब होता है? फ्लीस का मतलब होता है कपड़ा, यानी कि जैसे किसी कपड़े पर कोई पैटर्न बना हो, कोई बहुत ही सुंदर सा पैटर्न बना हो, उस तरीके से जो है वो बादल इधर उधर आसमान में यानी कि इधर उधर भाग रहे थे, बिखर रहे थे, यानी कि बादल और नीला आसमान मिलकर एक सुंदर दृश्य बना रहे थे। यानी कि यहाँ पर हमारे पोएट बता रहे हैं कि आसमान बिल्कुल खुला और साफ नीला था और उसमें सफ़ेद बादल इधर उधर बिखर रहे थे, जैसे कोई सुंदर कपड़ा डिज़ाइन किया गया हो। दोस्तों ये जो लाइन है वो प्रकृति के सुंदर और शांत दृश्य को दिखाती है, तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों देन इसके बाद हमारी इस स्टांजा की आखिरी कुछ लाइंस हैं। द एयर वॉज ऑल इन स्पाइस एंड एवरी बश अ गार्लैंड वोड दस फेड माई आइज बट ऑल द एयर ले हश। दोस्तों यहाँ पर हमारे पोएट कह रहे हैं कि हवा में हर जगह खुशबू थी। द एयर वॉज ऑल इन स्पाइस, इसका मतलब है कि हवा फूलों से और सुगंध से भरी हुई थी जो बहुत ही ज़्यादा सुहावनी लग रही थी। एवरी बुश अ गार्लैंड वोर, इसका मतलब है कि हर झाड़ी पर फूल लगे हुए थे, जैसे कि हर झाड़ी ने जो है वो अपने आप को फूलों से सजा लिया हो, फूलों के कपड़े पहन लिए हो। ये सब देखकर जो है वो हमारे पोएट की आंखें खुश हो रही थी। दस फेड माई आइज़, इसका मतलब है कि उनकी आंखों को ये सब देखकर सुख और ताजगी मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर बताया गया है ऑल द ईयर ले हश, इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई शोर या फिर कोई आवाज़ नहीं थी, सब कुछ बिल्कुल शांत था, मतलब कि उनके कान को कोई भी आवाज़ डिस्टर्ब नहीं कर रही थी, सिर्फ शांति और प्रकृति की सुंदरता थी। दोस्तों ये जो लाइन है इसमें हमारे पोएट बता रहे हैं कि जंगल में हवा में फूलों की खुशबू थी और झाड़ी फूलों से सज गई थी, जो उनकी आंखों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल शांति थी, कोई शोर नहीं था। ये जो लाइन है वो बेसिकली नेचर की शांति और सुख को दिखाती है, जो कवि के मन को और भी ज़्यादा शांत कर रही है। तो आई होप आपको ये स्टांजा भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। दोस्तों इसके बाद हमारी अगला स्टांजा आता है ओनली अ लिटिल फाउंटेन लेंट सम यूज़ फॉर ईयर्स, यानी कि यहाँ पर हमारे पोएट कह रहे हैं कि वहाँ सिर्फ एक छोटी सी फाउंटेन यानी कि छोटा सा झरना जो होता है या फिर पानी का जो छोटा सा फ्लो होता है वो ही आवाज़ कर रहा था, बाकी जो पूरा नेचर है वो शांत था। ओनली अ लिटिल फाउंटेन लेंट सम यूज़ फॉर ईयर्स, इसका मतलब है कि कान को सुनने के लिए बस इतनी सी आवाज़ वहाँ पर मौजूद थी, जो कि बहुत ही हल्की और सुखद थी, यानी कि पूरे जंगल में शांति थी, कोई शोर नहीं था, बस ये छोटा सा झरना था और हल्की सी आवाज़ दे रहा था, जो कवि के कान को और भी ज़्यादा सुख और ताजगी महसूस करवा रही थी। यानी कि यहाँ पर हमारे पोएट बता रहे हैं कि वहाँ सब कुछ बहुत ही शांत था, फिर भी जो है वो एक छोटी सी फाउंटेन की हल्की सी आवाज़ थी जो उनके कानों को सुख और शांति दे रही थी। ये जो लाइन है वो प्रकृति की शांति और छोटी छोटी सुंदर चीज़ों का यानी कि मज़ा दिखाती है हमें। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इन 2 लाइन्स का एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं। देन इसके बाद है एंड ऑन द डम शेड्स लैंग्वेज स्पेंट द म्यूजिक ऑफ हर टीयर्स, यानी कि यहाँ पर हमारे पोएट कह रहे हैं कि वहाँ जो अंधेरे या फिर वहाँ पर जो छायाएं थी वो बोल नहीं रही थी। डम शेड्स का मतलब है कि वो जो छाया थी, वो जो शेड्स थी वो बिल्कुल खामोश थी, बोल नहीं सकती, लेकिन फिर भी उनका एक अपना एहसास था।
लैंग्वेज स्पेंड द म्यूजिक ऑफ और टीयर्स, इसका मतलब ये है कि छाया अपनी उदासी और दुख को, जैसे कि आंसुओं को जो है वो मतलब कि अपनी मधुर आवाज़ के रूप में जो है वो व्यक्त कर रही थी। यानी कि जो चीज़ें बोल नहीं सकती वो अपने दुख को जो है वो प्रकृति के माध्यम से हम तक पहुंचा ही देती है। यानी कि यहाँ पर हमारे पोइट बता रहे हैं कि वहाँ के खामोश और सुंदर पेड़ पौधे और छाया भी अपना दुख और उदासी हमें महसूस करवा रही थी, जैसे कि उनके आंसू की हल्की आवाज़ें हो। दोस्तों ये जो लाइन है वो प्रकृति के अंदर छिपे इमोशंस और उनकी सुंदरता को हमें गहराई से दिखाता है। तो आई होप आपको इस लाइन का एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो दोस्तों इसके बाद हमारे इस स्टैंजा की आखिरी कुछ लाइंस आती है। आई ड्रू हर नियर एंड फाउंड द सिस्टर्न फुल ऑफ डाइवर्स स्टोन्स, सम ब्राइट एंड राउंड, अदर्स इल शेप्ड एंड डल। दोस्तों यहाँ पर हमारे पोएट कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी नज़र उस फाउंटेन के पानी के भंडार पर लगाई। सिस्टर्न का क्या मतलब होता है? सिस्टर्न का मतलब होता है भंडार, यानी कि जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी पड़ी होती है तो उसे हम जो है वो भंडार कहते हैं या फिर सिस्टर्न कहते हैं। आई ड्रू हर नियर एंड फाउंड द सिस्टर्न फुल, इसका मतलब है कि जैसे ही उसने फाउंटेन के पास देखा, किसने? तो हमारे पोइट ने, तो उसमें जो है वो पानी के साथ कई तरह के पत्थर यानी कि स्टोन्स थे। सम ब्राइट एंड राउंड, इसका मतलब है कि कुछ पत्थर चमकदार और गोल थे यानी कि सुंदर और मन को खुश करने वाले थे। अदर्स इल शेप्ड एंड डल, इसका मतलब है कि कुछ पत्थर अजीब शेप के और फीके और डल थे, यानी कि अनअट्रैक्टिव और मन को ज़्यादा पसंद ना आने वाले ऐसे भी वहाँ पर पत्थर मौजूद थे। यानी कि बेसिकली यहाँ पर हमारे पोइट हमें बता रहे हैं कि फाउंटेन के पानी में अलग अलग तरीके के पत्थर थे, कुछ सुंदर और चमकदार थे, कुछ फीके और अजीब शेप के थे। ये जो लाइन है वो शायद इस बात का सिंबल है कि ज़िंदगी में भी जो है वो अच्छे और बुरे पल हमें मिलते हैं और हर चीज़ का अपना एक रंग और रूप होता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये स्टैंजा कंप्लीट होता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले स्टैंजा की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला स्टैंजा है द फर्स्ट प्रे मार्क एज क्विक एज लाइट डांस थ्रू द फ्लड। यानी कि यहाँ पर हमारे पोइट कह रहे हैं कि फाउंटेन के पानी में जो चमकदार और गोल पत्थर थे, द फर्स्ट प्रे मार्क एज क्विक एज लाइट, वो बहुत ही तेज़ी से और खुशी के साथ हिल रहे थे। यानी कि जैसे रोशनी की तरह तेज़ी से, यानी कि जैसे रोशनी बहुत ही तेज़ी से फैलती है उसी तरीके से जो पत्थर है वो पानी के साथ बहुत ही तेज़ी से जो है वो गोल गोल घूम रहे थे। डांस्ड थ्रू द फ्लड, इसका मतलब है कि पत्थर पानी में उछलते हैं और घूमते जा रहे थे, बिल्कुल जैसे कि नाच रहे हो। यानी कि सुंदर और चमकदार चीज़ों में जीवन और खुशी की फीलिंग होती है और ये अपनी ताजगी और एनर्जी हमें दिखाते ही है। यानी कि बेसिकली यहाँ पर हमारे पोएट बता रहे हैं कि फाउंटेन के सुंदर पत्थर पानी में बिल्कुल रोशनी की तरह तेज़ी से हिल रहे थे और खुशी से उछल रहे थे जैसे कि वो नाच रहे हो। दोस्तों ये जो लाइन है वो ज़िंदगी की खुशनुमा और पॉजिटिव पलों को दिखाती है कि कैसे हमारी लाइफ में जो है वो कभी कभी पॉजिटिव चीज़ें भी होती है, पॉजिटिव पल भी आते हैं। देन इसके बाद है बट द लास्ट मोर हैवी दैन द नाइट नेल टू द सेंटर स्टूड। यानी कि यहाँ पर हमारे पोएट कह रहे हैं कि फाउंटेन के जो फीके और अजीब शेप के पत्थर थे, द लास्ट मोर हैवी दैन द नाइट, वो बिल्कुल भारी और धीरे थे, यानी कि धीमे थे। जैसे कि रात बहुत ज़्यादा भारी होती है उसी तरीके से वो भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा भारी थे। नेल टू द सेंटर स्टूड, इसका मतलब है कि ये पत्थर पानी के बीच में एक ही जगह पर सद गए थे, यानी कि जम गए थे, बिल्कुल भी हिल नहीं रहे थे, जैसे कि वो परमानेंटली वहीं पर चिपक गए हो। यानी कि यहाँ पर हमारे पोएट बता रहे हैं कि फाउंटेन के फीके और भारी पत्थर पानी में बिल्कुल हिल नहीं रहे थे और अपनी जगह पर सद गए थे, यानी कि जम गए थे। दोस्तों ये जो लाइन है वो बेसिकली ज़िंदगी के बुरे, कठिन और हैवी पलों का सिंबल है जो हमारे साथ हमेशा होते हैं और उन्हें किसी भी यानी कि तरह इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। तो दोस्तों इसके बाद है आई वंडर्ड मच बट टायर्ड एट लास्ट विथ थॉट। यानी कि यहाँ पर हमारे पोएट कह रहे हैं कि उन्होंने फाउंटेन और उसके पत्थरों को देखकर और समझने की कोशिश करके बहुत ही सोचा। यानी कि आई वंडर्ड मच, इसका मतलब है कि वो हैरान थे और सोच में पड़ गए थे, लेकिन वो इतना सोचने के बाद उनका जो मन है वो पूरी तरीके से थक चुका था। टायर्ड एट लास्ट विथ थॉट, इसका मतलब है कि इतनी चिंतन और विचार के बाद वो थक चुके थे। यानी कि यहाँ पर हमारे पोएट बता रहे हैं कि फाउंटेन और उसके अलग अलग पत्थर देखकर उन्होंने जो है वो बहुत ही सोचा और समझने की कोशिश की, लेकिन इतनी सोच से उनका जो मन है वो पूरी तरीके से थक चुका था। दोस्तों ये जो लाइन है वो दिखाती है कि ज़िंदगी के राज और उसके अच्छे बुरे पल को समझना कभी कभी कठिन और थकाने वाला काम भी हो सकता है। देन इस स्टैंजा की हमारी लास्ट 2 लाइन्स है माई रेस्टलेस आई दैट स्टिल डिजायर्ड एज अ स्ट्रेंज एंड ऑब्जेक्ट ब्रॉट।
यानी कि यहाँ पर हमारे पोएट कह रहे हैं कि उनकी आंखें जो हमेशा नई चीज़ देखने के लिए तरसती है, यानी कि रेस्टलेस रहती है, उत्सुक रहती है, यानी कि बेचैन रहती है। माई रेस्टलेस आइज स्टिल डिज़ायर्ड, यानी कि वो जो आंखें हैं वो अभी भी रुक नहीं रही थी और भी कुछ नया देखना चाहती थी। यानी कि मेरी आंखें कैसी है, तो रेस्टलेस है और हमेशा कुछ ना कुछ देखना चाहती है। एज अ स्ट्रेंज एंड ऑब्जेक्ट ब्रॉड, और इसका मतलब है कि उनकी नज़र एक और अजीब चीज़ पर, यानी कि अलग चीज़ पर पड़ी। यानी कि जैसे ही वो सोच रहे थे कि मुझे जो है वो कुछ नया मिले देखने के लिए, वैसे ही उनकी नज़र जो है वो एक और अजीब और अलग चीज़ उनकी नज़र ने देख ली, जो उनके लिए बिल्कुल नई थी और हैरतअंगेज़ करने वाली थी। यानी कि यहाँ पर हमारे पोएट बता रहे हैं कि उनकी आंखें हमेशा नई और अजीब चीज़ों को देखना चाहती थी, और जैसे ही उन्होंने एक चीज़ देखी, तुरंत ही उनकी नज़र ने कुछ और नया और कुछ और हैरान करने वाला देखा। दोस्तों, ये जो लाइन है वो दिखाती है कि इंसान का मन हमेशा नई खोज और अनुभव की तरफ हमेशा अट्रैक्ट होता है, यानी कि आकर्षित होता है। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला स्टैंजा आता है, इट वॉज अ बैंक ऑफ फ्लावर्स वेयर आई डिस्क्राइड दो इट वॉज मिड डे। यानी कि यहाँ पर हमारे पोएट कह रहे हैं कि उन्होंने एक फूलों से भरा हुआ कोना, यानी कि बैंक ऑफ फ्लावर्स देखा। इट वॉज अ बैंक ऑफ फ्लावर्स, यानी कि इसका मतलब है कि एक जगह पर बहुत सारे फूल इकट्ठा हुए थे, जैसे कि एक छोटा फूलों का गुच्छा हो। दो इट वॉज मिड डे, यानी कि ये जो सब कुछ हो रहा था वो दिन के बिल्कुल बीच में हो रहा था, यानी कि मिड डे में हो रहा था, दोपहर में हो रहा था। जब क्या होता है कि सूरज अपनी पूरी रोशनी दे रहा होता है, पूरी ताकत में होता है। मतलब कि यहाँ पर बताया गया है कि इतनी रोशनी के बाद, इतनी गर्मी के बाद फिर भी फूल इतने सुंदर और चमकदार लग रहे थे कि उनका जो दृश्य है वो कवि को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। देन इसके बाद है सम फास्ट स्लीप अदर्स ब्रॉड आइड एंड टेकिंग इन द रे। यानी कि यहाँ पर हमारे पोएट कह रहे हैं कि फूलों को देखकर उन्होंने नोटिस किया कि कुछ फूल जो है वो सो रहे थे, यानी कि सम फास्ट स्लीप, इसका मतलब है कि कुछ फूल अभी बंद आंखों से सो रहे थे या फिर उनमें जो है वो बहुत ज़्यादा शांति थी। लेकिन कुछ फूल जो है वो खुले और जागे हुए थे, यानी कि अदर्स ब्रॉड आइड एंड टेकिंग इन द रे। इसका मतलब है कि कुछ फूल अपनी पूरी शक्ति से सूरज की रोशनी ले रहे थे, जैसे कि पूरी तरह से जाग गए हो और सनलाइट का आनंद ले रहे हो। देन इस स्टैंजा की हमारी आखिरी कुछ लाइंस है, हियर म्यूजिंग लॉन्ग आई हर्ड अ रशिंग वाइंड विच स्टिल इंक्रीज्ड बट व्हेंस इट स्टर्ड नोवेयर आई कुड नॉट फाइंड। यानी कि यहाँ पर हमारे पोएट कह रहे हैं कि जब वो वहाँ लंबे समय तक सोच रहे थे, म्यूजिंग का मतलब होता है सोचना, यानी कि जब वो लंबे समय तक वहाँ पर खड़े खड़े सोच रहे थे, तब उन्होंने एक तेज़ हवा का शोर सुना। और रशिंग वाइंड, इसका मतलब है कि तेज़ गति से चलने वाली हवा। विच स्टिल इंक्रीज, इसका मतलब है कि हवा का जो शोर है वो धीरे धीरे तेज होता गया। लेकिन व्हेंस इट स्टर्ड नो वेयर आई कुड नॉट फाइंड, यानी कि इसका मतलब है कि उन्होंने देखा कि हवा कहाँ से आ रही है और ये वो समझ नहीं पाए, यानी कि उनको जो है वो हवा का सोर्स या फिर शुरुआत कहाँ से हो रही है हवा की, ये उनको बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा था। दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे लास्ट स्टैंजा की ओर। दोस्तों, देन हमारे लास्ट स्टैंजा की कुछ शुरुआती लाइंस है, आई टर्न मी राउंड एंड टू ईच शेड डिस्पैच एन आई टू सी इफ एनी लीफ हैड मेड लीस्ट मोशन और रिप्लाई। यानी कि यहाँ पर हमारे पोएट कह रहे हैं कि उन्होंने अपना सिर घुमाया और हर छाया को देखा, हर शेड को ध्यान से देखा। डिस्पैच एन आई टू ईच शेड, इसका मतलब है कि उन्होंने हर पेड़ को, हर पौधे को, हर छाया पर नज़र डाली, जैसे कि वो कुछ चेक कर रहे हो। टू सी इफ एनी लीफ हैड मेड लीस्ट मोशन और रिप्लाई, इन्हें, यानी कि इसका मतलब है कि वो देखना चाहते थे कि क्या कोई भी पत्ता, यानी कि क्या किसी भी पत्ते ने कोई मूवमेंट दिखाई है, क्या कोई भी पत्ता हिल रहा है या फिर छोटे से भी रिएक्शन दे रहा है, जैसे कि पेड़ या पत्ते भी उस हवा के शोर का जवाब दे रहे हो, इस तरीके से। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसके बाद है, बट वाइल आई लिसनिंग सॉट माई माइंड टू ईज बाई नोइंग वेयर इट वॉज और वेयर नॉट इट विस्पर्ड वेयर आई प्लीज। दोस्तों, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वो ध्यान से सुन रहे थे और वो अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। माई माइंड टू ईज, कि ये तेज़ हवा जो है वो कहाँ से आ रही है। तब उनके मन में से जो है वो एक आवाज़ आई, इट विस्पर्ड वेयर आई प्लीज। इसका मतलब है कि हवा ने अपनी जगह और चलने के नियम जो है वो खुद डिसाइड किए हैं, और वो जो हवा है वो कह रही है कि मैं जहाँ चाहती हूँ वहाँ जा सकती हूँ। यानी कि हमारे पोएट समझ गए हैं कि हवा किसी नियमित जगह से नहीं आ रही है, बल्कि अपनी मर्जी से चल रही है। इसी के साथ हम आखिरी की हमारी कुछ 2 लाइन्स हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों, हमारी लास्ट 2 लाइन्स है, लॉर्ड देन सेड आई ऑन मी वन ब्रेथ एंड लेट मी डाई बिफोर माई डेथ। यानी कि
कवि जो है वो ऊपर वाले से यानी कि भगवान से बात करते हुए कहते हैं कि लॉर्ड ऑन मी वन ब्रेथ, यानी कि हे भगवान मुझे अपनी एक सांस में यानी कि अपनी एक छोटी पवित्र हवा या फिर छोटा सा स्पर्श दे दो। यानी कि यहाँ पर ब्रेथ का मतलब है भगवान की पवित्र शक्ति, उनका रहनुमापन, उनकी दया या फिर उनका साफ सुथरा बनाने वाला असर। फिर हमारे पोइट कहते हैं कि एंड लेट मी डाई बिफोर माई डेथ, यानी कि मुझे मेरी असली मौत से पहले ही मरने दो। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो हमारे पोइट के अंदर जो बुरी आदतें हैं, पाप है, अंधकार है और जो गलत सोच मेरे अंदर है वो सब पहले ही ख़त्म हो जाए। यानी कि यहाँ पर हमारे पोइट जो है वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें जो है वो एक पवित्र हवा का स्पर्श मिले जो उनके अंदर की सारी बुरी चीज़ें, पाप, गलत सोच और अंधकार को पहले ही मिटा दे, ताकि उनका जो मन है वो साफ़ हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में मरना चाहते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि उनकी पुरानी पापी ज़िंदगी मर जाए और वो अंदर तक यानी कि अंदर से एक नई साफ़ और पवित्र ज़िंदगी पैदा कर ले। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है और इसी के साथ हमारे इस पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये पोएम अच्छे से पसंद आई हो और समझ भी आई हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।